नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन 24/7 और मैं हूं आपके साथ नशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश प्रदेश की आई तमाम खबरों के साथ। उत्तराखंड दौरे पर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी में आयोजित फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने नव प्रशिक्षित आईएएस अधिकारियों को मानवीय नेतृत्व, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन कोर्स किसी पढ़ाई का हिस्सा नहीं बल्कि कुशल और संवेदनशील शासन की प्रतिबद्धता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर कॉन्फ्रेंस में देश भर के श्रेष्ठ थानों की रैंकिंग घोषित की है, जिसमें उन्होंने मंदसौर के मल्हारगढ़ थाने में टॉप 10 में 9वीं रैंक दी है। आपको बता दें, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर मल्हारगढ़ थाने में पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि हमारे पुलिस और मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने थाने के प्रभारी अधिकारी और स्टाफ को शुभकामनाएं देते हुए राज्य सरकार और उनके अतिरिक्त पुलिस बल को पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। देखिए, ये मंदसौर पुलिस के लिए एकदम ही हर्ष का विषय है कि जो अभी डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसके अंदर माननीय गृह मंत्री द्वारा मल्हारगढ़ को 9वें स्थान पे चयनित किया गया है। हमारे लिए काफ़ी हर्ष का विषय है और यह जो रैंकिंग है, वह विभिन्न पैरामीटर्स पे आधारित है, जैसे कि महिला संबंधित अपराधों का निकाल, वीकर सेक्शंस के प्रति घटित अपराधों का निकाल और बच्चों के प्रति जो अपराध घटित होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस जो होते हैं, साथ ही साथ जो अन्य पैरामीटर्स पुलिस के लोगों के समन्वय के हिसाब से रहते हैं, जैसे कि लोगों का फीडबैक हो गया। तो इस प्रकार से विभिन्न पैरामीटर्स के आधार पे पुलिस की रैंकिंग इसमें की जाती है। तो ये हमारे लिए काफ़ी हर्ष का विषय है कि मल्हारगढ़ का चयन उसमें 9वें स्थान पे हुआ पूरे देश भर के अंदर। तो जैसे कि हम यही कहना चाहेंगे कि जो मध्य प्रदेश पुलिस का मोटो है, जनसेवा, देशभक्ति जनसेवा, हमारा प्रयास हमेशा यही है कि उसको चरितार्थ किया जाए। हमने और भविष्य में भी हम यही प्रयास करेंगे। ये मंदसौर पुलिस के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि जो गृह मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ थानों की जो रैंकिंग जारी की जाती है, उसमें मंदसौर का मल्हारगढ़ थाना 9वीं रैंक को प्राप्त हुआ है। किन मापदंडों के आधार पर? इसमें कोई मुख्य रूप से जो महिला के विरुद्ध जो अपराध घटित होते हैं, वीकर सेक्शन के विरुद्ध जो अपराध घटित होते हैं और जो संपत्ति संबंधी अपराधों में जो उनकी ट्रेसिंग की कार्रवाई, इनको मापदंड बनाया जाता है। साथ ही इसमें पृथक से जो शिकायतकर्ता एक सर्वे टीम होती है, जिसमें पहले देखा जाता है कि थाने पे जिन शिकायतकर्ताओं को सुना गया, उन शिकायतकर्ताओं से ही बात की जाती है कि थाने पे आपके अनुभव क्या रहे हैं और जो सर्विस डिलीवरी सिस्टम है वो कैसा रहा है। हाँ, ये एक प्रकार से मंदसौर पुलिस के लिए एक बहुत ही गौरव का विषय है, एक प्रकार से कि ये पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ 10 स्थानों में मल्हारगढ़ थाने को एक स्थान प्राप्त हुआ, 9वां स्थान प्राप्त मिला है। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जो कार्रवाइयाँ हैं, जो भी महिला संबंधी अपराध हो गए और कमज़ोर वर्ग में SC/ST के संबंधी अपराध और इस प्रकार के जो भी मामले रहे हैं और जो संपत्ति संबंधी अपराध रहे हैं, उसमें शीघ्र पताराशी करी है और शीघ्र ही पुराने अपराधों का भी निराकरण शीघ्र किया गया है। इसमें डाटा जो मैनेजमेंट रहा है हमारा, उसमें हमारे जो आरक्षक से लेके सब इंस्पेक्टर तक के स्तर के अधिकारी सभी लोग शामिल रहे हैं और सभी ने अच्छा कार्य किया। उसी की शिकायतकर्ता को भी व्यवस्थित तरीके से एंटरटेन किया है, उनकी भी जो समस्याएं हैं वो समय समय पर निराकरण किया गया है, उसी का परिणाम प्राप्त हुआ है। हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर जहां सरकार जश्न मना रही है, तो वहीं बीजेपी ने सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने सरकार की चुनावी घोषणाओं पर सवाल उठाया। हेमंत सरकार की ओर से चुनाव में दिए गए 7 गारंटी को पूरी तरह से फेल बताया है। इतना मैन पावर है पूरे झारखंड में, यानी इनका क्या बोलते हैं, सैंक्शन जो पोस्ट है उसका आधे से भी कम है। यहाँ मैंने क्या बोलते हैं, पदस्थापित कम है या बहालियां कम हुई है। और पहले ही इन्होंने कितना 2 लाख करीब तो इन्होंने क्या कहते हैं वैकेंसी को ही समाप्त कर दिया, तब भी ये हालत है। आज चाहे अस्पताल में चले जाइए, डॉक्टर नहीं है। आप रिम्स चले जाइए, कोई भी कहीं भी चले जाइए, जितना मेडिकल कॉलेज वहां चले जाइए, सदर अस्पताल चले जाइए, जिला के सदर अस्पतालों में तो ऑपरेशन वगैरह भी कुछ नहीं होता है। तो कहने का अर्थ है, ये युवक युवतियों को देने की बात की, अगर उसका एक एक चीज आप याद रखेंगे कि एक
आप सबको याद होगा 2019 में एक्साइज पुलिस का वैकेंसी निकला। 2024 में जब चुनाव के पूर्व चुनाव आने वाला था, संभवतः अगस्त या जुलाई का महीना रहा होगा, बच्चों को खूब दौड़ा दिया गर्मी में, 19 बच्चे मर गए, इनको शर्म तक नहीं आया। और इसके बाद क्या किया? कुछ नहीं आज तक हुआ। 25 पूरा साल पूरा हो गया। आज मैंने अखबार में देखा है कि रिजल्ट निकाला। भाई किसको आप बना रहे हो? बहाली क्या करेंगे? जितना भी एग्जाम हुआ सब उसमें गड़बड़ हुआ। कल हमने देखा कि मंच से वो धमकी दे रहे हैं। रांची के विकास भारती प्रांगण में धरती आबा, बिरसा मुंडा और जनजातीय विषयों से जुड़े संग्रहालय का पूर्व सांसद ने उद्घाटन किया है। एचएनएन से बातचीत में पूर्व सांसद ने धर्म परिवर्तन पर बिरसा मुंडा के किए गए कार्यों को याद किया। आप भी सुनिए। आज विकास भारती की ओर से बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है और इस प्रांगण में हमारे साथ समीर उरांव जी हैं, जो पूर्व सांसद हैं और ये काफी पुराने इससे जुड़े हुए हैं। दादा, आज कितना लग रहा है, जिस तरह बिरसा मुंडा की जयंती है, जयंती के उपलक्ष्य पर ये इसका संग्रहालय का उद्घाटन होगा? निश्चित रूप से आज बहुत ही गौरव का विषय है। विकास भारती बिशुनपुर के इस आरोग्य भवन परिसर में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर आज यहाँ पर धरती आबा ग्राम विकास उत्कर्ष उन्नयन योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र के जनजाति भाई बहन लोगों को विकास का प्रशिक्षण प्राप्त होगा। क्योंकि जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का एक सूत्र दिया है, ये केवल नारा नहीं है। इन सूत्रों के अनुसार इस देश के हर लोगों को किस प्रकार से जो है विकास के रास्ते जोड़ करके आगे बढ़ाना और जो है रोजगार युक्त करना और आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना, उस कड़ी में यह जो है उनके 150वीं जयंती वर्ष पर एक ऐतिहासिक पहल है और गर्व का भी विषय है। देश भर में इस प्रकार से कई ऐसे उस समय के हमारे अनसंग हीरोज थे, उसमें से खास करके ट्राइबल जो महानायक हैं, इनके नामों पर कई जगह जो संग्रहालय का निर्माण हो रहा है ताकि नई पीढ़ी के नए युवा युवती को एक प्रेरणा मिलेगा कि इस देश के अंदर जो है हमारे ऐसे महापुरुषों ने विषम परिस्थितियों में देश जब गुलाम था उस समय स्वतंत्रता संग्राम के समय में कैसा भूमिका निभाया, उनका जो है जीवनी है, उनका संघर्ष है, उनका योगदान है। इन उपलब्धियों को जो है हम जब जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो निश्चित रूप से इस देश के लिए अपनी भूमिका भी सुनिश्चित करेंगे कि हमको ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के अपने लिए तो करेंगे ही, समाज के लिए भी करेंगे और जो है देश के लिए भी करेंगे। ऐसा प्रेरणा के स्रोत यह केंद्र बनेगा और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जो एक सोच लेकर के चल रहे हैं, सोच यही है कि आने वाला दिन में यह देश जो है रोजगार युक्त होकर के, आत्मनिर्भर होकर के दुनिया के सामने पहले स्थान पर स्थापित हो। यही इस कार्यक्रम के माध्यम से यह हम सबों को भी प्रेरणा मिलता है। पूरा देश जो है वो गौरव जनजातीय दिवस मना रहा है। निश्चित रूप से आज जो है 2021 से ही राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस है। ये गौरव इसीलिए है कि यहाँ के जनजाति महापुरुषों ने अपनी गौरव गाथा लिखा है। उस गौरव गाथा को देश समाज के सामने, दुनिया के पटल में इन बातों को जानकारी देना है, जिसके चलते राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस इस देश में लगभग सभी देश के प्रदेशों में लगभग हमारे जानकारी के अनुसार
2 लाख जगहों पर बड़े-बड़े कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। ये थे समीर उरांव जी, जिन्होंने जो आज संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है और बिरसा मुंडा की जो कार्यों है, इन कार्यों को याद दिलाया है और जनजाति जिस तरह विलुप्त हो रहे हैं और कैसे इस अपने जनजाति को बचाया जाए, देश पे कैसे इसका उत्थान हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने इनसे बात की और इन्होंने बताया है। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम धामी ने देहरादून में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत की। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सीएम का भव्य स्वागत किया। साथ ही सीएम धामी जिंदाबाद और भारत माता की जय के जमकर नारे लगाए गए। वहीं इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने रैली भी निकाली। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची के जेएसए स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच होना है, जिसके टिकट पूरी तरह से बिक चुके हैं। लेकिन इस टिकट बिक्री में कई बार कालाबाजारी भी सामने आई है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। वहीं पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए सांसद संजय सेठ ने मैच के आयोजकों पर कटाक्ष किया है। देखिए कि जिस तरह टिकट बिक्री को लेकर मात्र 2 दिन ही टिकट बिका गया और इससे पहले 1 दिन का ऑनलाइन में ही 1 दिन में पूरा टिकट फुल हो गया। तो इस व्यवस्था को लेकर कहीं न कहीं सवाल उठ रहा है कि टिकट को की किस तरह कालाबाज़ारी हुई है और कई ऐसे वहाँ लोग हैं जो अपने स्थानीय लोग हैं या रेज़ा है, इसे लाइन में खड़ा कराकर और बिक्री की है और टिकट भी सामने नज़र आया है। जिस तरह छापेमारी की गई, लोगों की गिरफ्तारी हुई, होटल में भी लोग पकड़े गए हैं, टिकट के साथ पकड़े गए हैं। तो ये कमी जो आयोजन की है, आयोजककर्ता के है, ये कमी कहीं न कहीं दिखती है। तो इस कमी को लेकर जो संजय सेठ है, वो सवाल खड़ा किया और इस पर बोले हैं कि हम संज्ञान लेंगे और इसकी जाँच करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने भी कहा है कि हमें भी अभी तक इस टिकट की लोग लेकर कोई आमंत्रण नहीं मिला है। तो इस तरह कहें तो कई वीआईपीओ की भी व्यवस्था है कि उन्हें भी आमंत्रण नहीं मिल पाया है। तो इस पर भी सवाल उठता है कि रांची के जेएससीए स्टेडियम में इतना बड़ा मैच हो रहा है और मैच में कइयों को पूछा नहीं गया है। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। इसी बीच मंदसौर से जानकारी आ रही है कि मंदसौर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 10,000 के इनामी भूमाफिया को राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया है। ये बता दें कि आरोपी 15 दिनों से फरार था, जिस पर मारपीट, धोखाधड़ी समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। जो घटनाक्रम हुआ था स्वासा के अंदर, जिस पर एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या की गई थी और उसमें ये अमजद पठान करके व्यक्ति के ऊपर इल्जाम लगाया गया था सुसाइड नोट के अंदर। हमारे द्वारा उसकी गिरफ्तारी के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे थे। कल हमारे द्वारा उसको राउंड अप कर लिया गया है और राउंड अप करने के पश्चात उसको माननीय न्यायालय के साथ पेश किया गया है। इसमें घटनाक्रम के तुरंत पश्चात हमारे द्वारा सभी लोगों से अपील भी की गई थी कि किसी के खिलाफ भी, इनके खिलाफ अगर कोई शिकायत है और तथ्य वो कुछ प्रस्तुत कर सकता है तो डेफिनेटली हमारे द्वारा इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और अभी उसको अरेस्ट कर लिया गया है और माननीय न्यायालय के साथ पेश किया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पत्रकारिता के नाम पर ब्लैकमेलिंग के धंधों का पटाक्षेप होता रहता है, लेकिन इस बार मामला कुछ और है। इस तरह के गंभीर मुद्दों का संज्ञान खुद राज्य के सूचना विभाग ने लिया है और इस बाबत देहरादून जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और राज्य के समाज कल्याण विभाग हल्द्वानी मुख्यालय को शिकायत पत्र लिखकर जांच के लिए प्रेषित किया गया है। मामला देहरादून में रह रहे तथाकथित पत्रकार विकास गर्ग से जुड़ा हुआ है। विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि तथाकथित पत्रकार विकास गर्ग संगठित अपराधों में लिप्त अपराधी है, जिसके खिलाफ देहरादून में गंभीर धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हैं। तथाकथित पत्रकार विकास गर्ग पर देहरादून में नगर थाना कोतवाली में मुकदमा संख्या
75/23, 601/23 और 6/2 2004 दर्ज है। इतना ही नहीं, तथाकथित पत्रकार विकास गर्ग ने सूचना विभाग को गलत और भ्रमित दस्तावेज सौंपकर विभाग को भी ठगा है। इस बाबत प्रदेश के राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकारों ने शिकायत दर्ज कराई है और अब सूचना विभाग ने तथाकथित पत्रकार विकास गर्ग के खिलाफ जिलाधिकारी से लेकर एसएसपी तक को पत्र लिखा है और जांच करने को कहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ डॉक्टर अजय ढोंडियाल वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। ढोंडियाल जी, जानना चाहूंगे, इस तरीके के तथाकथित पत्रकार जिन्हें ब्लैकमेलर्स भी कहें तो वो कुछ गलत नहीं है, आखिरकार उनको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि धड़ल्ले से इस तरीके के मामले उजागर हो रहे हैं और ये मामला बेहद गंभीर है। देखिए, इस तरह के मामले तमाम राज्यों में भी आते हैं और जी खासकर आज के दौर में अगर हम तो पत्रकारिता तो पेशा इस ढंग का बना लिया गया, कोई भी अपने आप को पत्रकार कहलाता है और उसके बाद वो इस ढंग के कार्यों में लिप्त हो जाता है। ये मामला विभाग के सामने आया तो विभाग ने मामले में एक बड़ी कार्रवाई करने का एक संकल्प लिया और उस बाबत जो है प्रशासन को पत्र लिखे, प्रशासन को पत्र लिखे हैं जी कि इन पर कार्रवाई की जाए। और ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर भी हम लोग कहते रहते हैं और ये एक बहुत अच्छी चीज है। इस पर आगे बढ़ करके उत्तराखंड का सूचना विभाग आगे आया है और इन चीजों को रोकने की उसने की है। कहीं न कहीं ये कोशिश कामयाब होंगी और आगे आने वाले समय में इन चीजों को रोका जाएगा। ये एक बुनियाद के तौर पर, कील के पत्थर के तौर पर काम करेगी और ये होना ही चाहिए। और इस तरह की जो चीजें हैं वो किसी को, उनकी स्वतंत्रता किसी को नहीं मिल सकती है कि वो खुद को पत्रकार कह करके और ब्लैकमेलिंग करे या संगठित अपराध करे या उसके खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज हों और उसके बाद भी वो संगठित अपराधों में लिप्त हो, उसके बाद भी करना चाहे और उसके बाद भी लगातार करने की चेष्टा रखे। तो इसके लिए तो विभाग का धन्यवाद मैं अदा करना चाहूंगा एक पत्रकार के तौर पर। ठीक है ढोंडियाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के विकास भवन रोशनाबाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने को लेकर धरना दिया है। नवंबर से ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो हैं ये लगातार संघर्ष कर रही हैं, धरने पर बैठी हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन इस सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रंग रही, क्योंकि ये सरकार महिला विरोधी है और ये महिलाओं को मतलब जो है वो सशक्त होने के लिए कोई इनकी योजना नहीं है। हालांकि उत्तराखंड जो है वो महिला प्रदेश है, महिलाओं के उससे बना है, संघर्ष से बना है, बलिदानों से बना है। आज ये मतलब जो है वीरांगनाओं का प्रदेश है, लेकिन यहाँ महिलाओं की कोई कदर नहीं है। जब एनडी तिवारी जी की सरकार थी तो उन्होंने इनका 2500 मानदेय जो है वो किया था, वो भी कांग्रेस सरकार की देन थी। 2012 में जब कांग्रेस की सरकार आई, पहले विजय बहुगुणा जी हमारे मुख्यमंत्री बने, बाद में हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने, उस समय इनका मानदेय जो है वो 6000 किया गया, 6000 किया। आज 12 साल हो गए हैं, 25 आ गई है और ये मतलब जो है इनका मानदेय जो है मतलब 12 में जो है सर 9300 इनका आज मानदेय है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने टिहरी में राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने राज्य में कई कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड न सिर्फ धार्मिक पर्यटन का केंद्र बन रहा है, बल्कि आधुनिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो प्रेस वार्ता उत्तराखंड में
स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और कांग्रेस तो हमेशा तैयारी करती रह जाती है और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी 27 में भी हैट्रिक बनाएगी। कांग्रेस 14 में भी तैयारी कर रही थी, शून्य रिजल्ट रहा। 19 में लोकसभा की तैयारी कर रही थी, शून्य रिजल्ट रहा। 24 में शून्य रहा। कांग्रेस की लोकसभा में हैट्रिक रही 0 की और विधानसभा में भी कांग्रेस की हार की हैट्रिक होने वाली है। 17 में हम रहे, 22 में हम रहे और 27 में भी हम ही आ रहे। सर, क्या वो मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे? देखिए, प्रमुख रूप से जो है जनता के जो मुद्दे उत्तराखंड में हैं, सड़क, बिजली और मूलभूत सुविधाएं, पलायन, उसको लेकर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। रोजगार मुख्य रूप से मुद्दा था और मैंने कहा कि रोजगार, पहली बार बेरोजगारी दर घटी है और हमने युवाओं को स्वरोजगार से भी जोड़ा है और सरकारी नौकरियां भी दी हैं। 24,000 नौकरियां जो है युवाओं को दी गई है उत्तराखंड में। देहरादून के बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर मार्च निकाला है और इस दौरान उन्होंने घंटाघर पहुंचकर रोड जाम भी कर दिया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि जल्द से जल्द चैम्बर की मांग को पूरा कर दिया जाए, वरना आने वाले समय में ये प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र रूप ले लेगा। वहीं वकीलों के प्रदर्शन के चलते कोर्ट परिसर में बस्ता, टाइपिंग, स्टैंप, वेंडर समेत बता दें कि रजिस्ट्रार ऑफिस को पूरी तरह से बंद रखा गया। न्यायालय परिसर में लगभग 65 बीघा जमीन जो है वो अभी जो है न्यायालय में वैसी की वैसी है, जिसमें चैम्बर जो है अलग अलग जगह पे हैं। सरकार अगर 15 बीघे से 20 बीघा जमीन भी अधिवक्ताओं के लिए एक किनारे दे देती है तो उसके बाद भी जो है सरकार के पास 50 बीघा जमीन जो है अपने लिए बचती है। इसके बावजूद भी जो है, इतने लंबे आंदोलन के बावजूद भी जो है सरकार द्वारा जो है हमारी मांगे जो है नहीं मानी जा रही है, जिसके लिए हम आज जो है अपना खेद व्यक्त करते हुए जो है घंटाघर तक जो है हमने ये जुलूस निकाला है। और आगे भी जो है हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे जो है बहुत जल्द पूरी नहीं हुई तो फिर जो है हमारी बार एसोसिएशन जो है वो किसी भी हद तक जो है जाने के लिए तैयार है और हम अपनी बार एसोसिएशन देहरादून के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, खड़े रहेंगे जब तक अधिवक्ताओं की मांग पूरी नहीं हो जाती। हाँ, लगभग 19-20 दिन हो गए हम अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से आज पहले धरना दिया हमने 18 दिन तक। उसके बाद आज हम सड़कों पे निकले हैं। हमारी मांग पूरी बस सिर्फ यही है कि हमारे चैम्बरों का निर्माण। इधर नैनीताल में पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोगों को बचाने के लिए जिला प्रशासन और नगर पालिका अलर्ट मोड पर है। पालिका ने शहर के कई स्थानों पर अलाव जलाना शुरू कर दिया है ताकि स्थानीय लोगों को, पर्यटकों को ठंड से राहत मिले। पालिका परिषद नैनीताल के क्षेत्रांतर्गत अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया था कि चूंकि ठंड बढ़ रही है, इस तत्काल अलाव की व्यवस्था की जाए। तो आज चौथा दिन है, तत्काल अलाव की व्यवस्था की गई है। क्योंकि यहाँ वन विभाग के पास में लकड़ी नहीं है तो नगर पालिका की गाड़ी भेज करके यहाँ से गर्म पानी से लकड़ियाँ मंगाई गई हैं और अभी हम लोग 5 से 7 स्थानों पर हमारे अलाव की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें चीना बाबा है, मोनको है, आपका मल्लीताल रिक्शा स्टैंड है, सेंटर होटल के समीप है, इंडिया होटल के समीप है, तल्लीताल का आपका रिक्शा स्टैंड है, प्लस इसका डाट पर है गांधी मूर्ति जी के पास में, वहाँ व्यवस्था की गई है और प्रत्येक दिन हम लोग इसको व्यवस्था देख रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।